मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है द चाइनीज विडो। डायरेक्टर है बिली ऑगस्ट और IMDb रेटिंग 6.1 है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका और जापान के बीच स्थिति बहुत नाजुक है। जापानी समुद्र तट से 700 मील दूर एक अमेरिकी जहाज हवाई हमले के लिए तेज बारिश में रवाना हुआ। इस जहाज में पायलट जैक के अलावा 4 और लोग हैं। योजना ये है कि हमले के बाद चीनी बॉर्डर पे उनके उतरने का इंतज़ाम किया गया है। चीन में जंगलों से घिरा एक छोटी आबादी वाला गांव है जो जापानी सरहद के बहुत करीब होने की वजह से ये उनके कब्ज़े में है। यहाँ रहती है यिंग और उसकी बेटी नीना। यिंग का पति युद्ध में मारा गया, जिस वजह से उसके सास ससुर उसे पसंद नहीं करते, इसीलिए साथ भी नहीं रहते। यिंग पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपना गुजारा रेशम कीड़ों के धागे बुनकर करती है, जिसके लिए अक्सर खास पत्तियां लेने उसे जंगल जाना पड़ता है, इसीलिए वो गांव के बाहर जंगल के पास ही रहती है। इधर रात का हमला कामयाब रहा और वो चीन के सरहद के अंदर तक भी पहुंच गए, लेकिन जहाज क्षतिग्रस्त होने के कारण जगह पर पहुंचने से पहले ही सैनिकों को पैराशूट की मदद से कूदना पड़ा। जोर का धमाका के साथ जहाज में आग लग गई। धमाका सुन यिंग अपनी खिड़की से बाहर देखने लगी, पर कोई नई बात नहीं है। युद्ध के समय में ऐसे हादसे आम हो चुकी हैं। अगली सुबह जब वो अपनी बेटी के साथ जंगल में पत्तियां लेने गई, उसे पेड़ से एक सैनिक बेहोश लटकता दिखा। ये जैक है। वो जल्दी से गांव के मुखिया काई को बुला लाई। काई देखते ही समझ गया कि ये एक अमेरिकी सैनिक है। उसने कहा, हमें इसकी मदद करनी होगी क्योंकि युद्ध में अमेरिका चाइना का साथी है और जापानी सैनिक जल्द ही इसे ढूंढते हुए आएंगे। और फिर उसे जंगल में ही एक गुफा में छुपा दिया जहाँ कोई नहीं जाता। काई ने उससे किसी से भी उसका जिक्र करने से मना किया। अगले दिन जहाज दुर्घटना स्थल पे पूरी जापान फौज पहुंची। गांव में हर किसी से पूछताछ की जा रही है। लोगों के मन में उनका खौफ कायम करने के लिए जापानी अफसर ने गांव के मुखिया काई को ही मार डाला। हर घर की तलाशी भी ली गई, पर जैक उन्हें कहीं नहीं मिला। जब यिंग घर आई तो देखा पूरा घर बिखरा पड़ा है। उसने जल्दी से कमरे में रखी हुई मेज़ हटाई और ज़मीन पर बिछा कपड़ा भी। यहाँ कमरे के बीचों बीच एक खुफिया बंकर है। नीचे उतर कर यिंग ने एक मटका टटोला जिसमें उसकी ज़िंदगी भर की कमाई है, जिसे लेकर वो एक दिन अपनी बेटी के साथ कहीं दूर किसी शहर में बस जाना चाहती है। उसे ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन वो नीना से बोली, अभी के लिए हमें उस अमेरिकी सैनिक का ख्याल रखना होगा क्योंकि काई ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी है। अगले दिन बाजार में उसे किसी से पता चला कि कुछ अमेरिकी सैनिक नदी के उस पार पकड़े गए और पायलट की तलाश जारी है। जापानी सैनिकों ने गांव के पास ही अपना डेरा जमा लिया। इधर घायल जैक ने कुछ आहट सुनी और वो चौकन्ना होकर बंदूक ताने बैठ गया। वो यिंग है जो उसके लिए खाना लेकर आई है। जैक के हाथ में बंदूक देख डर से थैला जमीन पे ही फेंक कर भाग गई। कई दिनों बाद जैक ने भरपेट खाना खाया। फिर कुछ दिन बाद जंगल में छानबीन करते जापानियों को जैक का पैराशूट मिल गया। उनका दल तुरंत जैक की खोज पे निकल पड़ा। यहाँ जंगल में काम कर रही यिंग को जापानी सैनिक उस ओर जाते दिखे जहाँ जैक को छुपाया हुआ है। वो भागकर उसके पास पहुंची तो सही, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की जुबान नहीं समझते। यिंग ने हवा में हाथ बनाते हुए कुछ बोलना चाहा। जैक को बस इतना ही समझ आया कि शायद कोई खतरा है और वो चोट लगे पैरों से लंगड़ाते हुए उसके साथ चल दिया। यिंग उसे घर ले आई और बंकर में छुपा दिया। सैनिक उस गुफा तक पहुंच गए। वहां उसे जैक नहीं मगर एक रेशम का बुना थैला मिला। अब रात हो गई। यिंग उसे खाना देने गई तो देखा उसका शरीर बुखार से तप रहा है। अगले दिन यिंग उसके लिए दवा ले आई, लेकिन नीनी नहीं चाहती कि जैक उसके घर पर रहे क्योंकि उसने अपने पिता के अलावा किसी और आदमी को अपने घर में नहीं देखा। बच्चे मासूम सही लेकिन समझदार होते हैं। पूरे गांव में जापानी सैनिकों का पहरा है, लेकिन फिर भी सबकी नज़र छुपाकर वो दवाई ले आई। यिंग की देखभाल से जैक जल्दी ठीक होने लगा। अब स्कूल में जापानी अफसर शिमामोटो उसी थैले को लेकर गया और एक एक बच्चे को दिखाकर पूछने लगा, इसे कहीं देखा है बच्चों? सब ने ना में सर हिलाया, लेकिन नीना ना में सर हिलाने से पहले थोड़ी देर तक देखने लगी और जापानी अफसर की नज़र में आ गई। जब यिंग उसे स्कूल के बाद लेने आई, नीना ने उसे सब बता दिया। यिंग जब घर पहुंची, पीछे पीछे वो अफसर भी आया।
और वही थैला दिखाकर पूछा, क्या ये तुम्हारा है? यिंग ने नाम में सर हिलाया। जानती हो, तुम्हारी बेटी से जब हमने पूछा उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वैसे तुम्हारा पति कहाँ है? यिंग बोली, वो नानकिंग के युद्ध में मारा गया। अफसर बोला, क्या पता मेरी ही गोली से मारा गया हो। युद्ध में मरना कोई महान बात नहीं होती, फिर पीछे तुम जैसे हसीन बीवियों को छोड़ जाते हैं। पूरे घर में उसे कुछ नहीं मिला और वो वहाँ से चला गया। नीचे चौकन्ना बैठा जैक लकड़ी के दरार से सब देख रहा है। रात हो गई। यिंग खाना बना रही है और नीना पढ़ाई। जैक ने नीचे से ठकठकाया। यिंग एक बार बाहर नज़र दौड़ा आई और सारी खिड़की दरवाजे बंद कर जैक को ऊपर आने दिया। बेचारा कई दिनों से अंधेरे में छुपा बैठा जैक की कमर अकड़ गई है। यिंग ने नीना से कहा, तुम यहाँ इसके सामने थोड़ी देर बैठो, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। लेकिन वहाँ से भी यिंग की नज़र उन दोनों पर है। जैक नीना से बातें करने की कोशिश कर रहा, लेकिन जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो सीटी से एक धुन बजाकर वो उसका मन बहलाने लगा। खाने के बाद जैक नीना की कॉपी में फाइटर प्लेन की ड्राइंग बनाकर पूछने की कोशिश की, मेरे साथ 4 लोग और थे, उनका क्या हुआ? यिंग ने इशारे से बताया, उन्हें बंदी बना लिया गया है। इससे ज़्यादा यिंग को जैक की बातें समझ नहीं आई। जैक कई दिनों से अपने गंदे मैले यूनिफॉर्म में ही है। यिंग ने अपने पति के कुछ पुराने कपड़े उसे निकाल कर दिए और पानी का गमला रख अपने कमरे में सोने चली आई। लेकिन लालटेन की मध्यम रोशनी जब यिंग के दरवाजे से अंदर झांकने लगी तो उसके दिल में भी गर्माहट दे गई। उसने जैक को बिना कपड़ों में देखा। नहीं हटा पाई वो अपनी नज़र। ये कैसी बेशर्मी की चादर ओढ़ ली है उसने, ऐसी तो नहीं है वो। सुबह जैक को उसने वापस बंकर में छुपने का इशारा किया। तब जैक ने उसे चुंगकिंग जाने की बात की। नीना को स्कूल छोड़कर वापस आते वक्त यिंग को नीना का टीचर जून मिला। उसने कहा, कल जापानी अफसर जो थैला लेकर आए थे वो तुम्हारा ही है ना? मैं तुम्हारे रेशम के धागे की बुनाई के काम के बारे में जानता हूँ। यिंग घबराकर उसे मना कर वहाँ से चली गई। यिंग यही काम करके अपने सास ससुर का भी पेट चलाती है। इस हफ्ते जब वो खर्चा देने गई, उसने पूछा, जापानी सेना कब तक इस गांव में रहेंगे? ससुर ने कहा, जब तक वो अमेरिकी मिल नहीं जाता। क्या होगा अगर वो मिल गया या किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश की? वो बोला, उस अमेरिकी के साथ साथ उन्हें भी मार दिया जाएगा। इससे बुरा क्या हो सकता है? यिंग सोच में पड़ गई। अब तो अफसर ने घर भी देख लिया है, वो उनकी नज़र में भी आ गए हैं। नीना बच्ची है, पता नहीं कब क्या उसके जुबान से निकल जाए। ऐसे कुछ दिन और बीत गए। जैक को चलने में सहारा मिले, इसके लिए यिंग ने उसे बांस की बैसाखी बना दी। अब रोज़ रात को जैक नीना के साथ वक्त गुजारता, उसे गिनतियाँ सिखाता, धुन बजाता और पास बैठी यिंग ये सब मुस्कुराते हुए देखती। आज उसने खास खाना भी बनाया है। पति के गुजर जाने के बाद उसने बिल्कुल सजना संवरना छोड़ दिया था, मगर आज अलमारी से कुछ रंगीन कपड़े निकालकर उसने पहने। एक दूसरे की बातें समझ ना आते हुए भी वो एक दूसरे को समझने लगे हैं। ये वक्त इतना अच्छा बीत रहा है कि यिंग को गुजरे दिनों की याद आ जाती, जब नीना के पापा हुआ करते थे। जैसे इतने सालों बाद वो खाली जगह भरने का मन कर रहा हो। ताक में बैठा एक दिन वही जापानी अफसर उसके घर वापस आया और यिंग के साथ बदतमीजी करने लगा। यिंग मदद के लिए पुकारने लगी। सब नीचे से देख रहा जैक ने सीधे अफसर के सर पे निशाना लगा दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि यिंग घबरा गई। जैक ने उसे हिम्मत दी और लाश को नीचे छुपा दिया। अब यहाँ स्कूल में जून ने नीना को वही धुन बजाते हुए सुना जो उसने जैक से सीखी है। उसने नीना को अभी अपने घर ले जाने को कहा। यिंग इस वक्त उसे यहाँ देख चौंक गई। वो अंदर घुसा और उसने इंग्लिश में जैक को आवाज़ दी। जैक हाथ में बंदूक लेकर आया। जून ने कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं अमेरिकन्स के साथ हूँ और तुम्हें चुंगकिंग तक जाने के लिए मदद दिला सकता हूँ, जहाँ से तुम अपने देश के संपर्क में आ सकते हो। अब जैक को भरोसा हो गया कि जून से उसे कोई खतरा नहीं। उन्होंने उसे जापानी अफसर की लाश भी दिखाई। जून बोला, अब हम में से कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं, यहाँ रहे तो सब मारे जाएंगे। उसने यिंग से कहा, कल मैं कुछ लोगों को अपने साथ ले आऊँगा
जो जैक के यहाँ से निकलने में मदद करेंगे और तुम दोनों भी तैयार रहना। यहाँ अफसर के अब तक वापस न आने से जापानी कैंप में हलचल शुरू हो गई। देर रात तक गांव के एक एक घर की तलाशी चल रही है। जून का इंतज़ार कर रहे जैक ने यिंग का हाथ पकड़ा। उसे डरने की ज़रूरत नहीं, वो उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा। दोनों उस लम्हे में कमज़ोर और मजबूत भी हो गए। यिंग ने उसे गले से लगा लिया। तभी नीना ने कहा, जापानी सैनिक इस तरफ आ रहे हैं। सुबह तक का इंतज़ार करने का समय नहीं, उन्हें अभी निकलना होगा। रास्ते में उन्होंने देखा पूरे गांव को आग में झोंक दिया गया है। जल्द ही सैनिकों को अफसर की लाश तहखाने से बरामद हुई और वो उनके पीछे लग गए। पैर में लगे चोट की वजह से वो तेज़ी से नहीं भाग पा रहा, लेकिन भोर होते होते रास्ते में जून के लोग उन्हें मिल गए। लेकिन जल्द ही जापानी सैनिक से उनका सामना हो गया। कई सैनिकों को जून ने मारा, लेकिन वो भी मारा गया। नदी किनारे पहुंचते पहुंचते कई जापानी सैनिक मारे गए, लेकिन नाव में चढ़ने से पहले ही यिंग को भी गोली लग गई। लेकिन यिंग के चेहरे पे कोई गिला नहीं है। उसे पता है उसने एक अच्छे इंसान से प्यार किया है और उसके जाने के बाद भी नीना अकेली नहीं है। भारी मन से जैक नीना को लेकर नदी के रास्ते दूर निकल गया। चुंकिंग पहुंचकर उसने नीना को गोद लेने की इच्छा जताई, मगर उसके अफसर ने उसे समझाते हुए इस बात को खारिज कर दिया। हमारा देश युद्ध के बीच में है और तुम्हारी ज़रूरत वहाँ है, हमारे जवानों के बीच। जैक को भरोसा दिलाया गया कि लॉस एंजलिस में एक चाइनीज़ परिवार से नीना के लिए बात चल रही है। वो अच्छे लोग हैं, बेहतर ख्याल रखेंगे उसका। और जैक को अगले मिशन के लिए रवाना कर दिया। 50 साल गुजर गए उस वाक्य को। जैक अपनी बूढ़ी उंगलियों से नीना के लिए एक खत लिख रहा है। प्यारी नीना, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारी माँ के बारे में ना सोचा हो। तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि मैं तुम्हारी माँ को चाहने लगा था। मैं आज भी उस ज़िंदगी की कल्पना करता हूँ जहाँ यिंग और तुम साथ होते, इससे पहले कि मेरा वक्त ख़त्म हो चले। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यिंग बेवजह नहीं मरी। तुम्हारी माँ एक चाइनीज़ हीरो है। तुम्हारा आभारी जैक। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।